नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, हम लोगों ने 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रखी है। हम लोग लगभग 18 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट अगला 90 नंबर होगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उस वहाँ से हम लोग क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और आगामी एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली सीरीज है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो देखो, बौद्ध धर्म जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लगातार हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म तो बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करना, पढ़ के जाना है इसको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं, देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म का जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था वो था देवदत्त, उनका भाई था। ठीक है, बचपन में कहानी पढ़ी होगी सिद्धार्थ और देवदत्त की। तो यही देवदत्त भाई साहब थे। तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 33 का है। 34 देखते हैं कि उपनिषद के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो महाजनपद वगैरह थे, तो उसमें ध्यान रखना कि ये राजाओं के बारे में पूछ देते हैं कि अश्वपति राजा कहाँ के थे। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, के कौन थे, अश्वपति जो थे वो के राजा हुआ करते थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित है। तो वैदिक काल में बहुत सारी नदियाँ थी, उनके प्राचीन नाम थे, उसको बदलकर आज नए नाम रख दिए गए हैं। तो प्राचीन नाम किस नदी का, जो कुंभा था, तो कुंभा कहाँ पर बहती थी। तो 35 का ए हो जाएगा, कुंभा। ठीक है, कुंभा आज की काबुल नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं और कमेंट करके बताओ कि सतुद्री जो है वो प्राचीन काल में जिस नदी का नाम था, आधुनिक काल में सतुद्री का नया नाम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 से अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनवर ए सुहेली जो है ये किसका नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो ये किसका अनुवाद है, ये पंचतंत्र का अनुवाद है। और पंचतंत्र की रचना किसने की थी, कमेंट करके बताओ कि पंचतंत्र किसने लिखा था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो तुगलक वंश की स्थापना करने वाला तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, ये था गाजी मलिक। आपका 37 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। और शिवाजी को दबाने के लिए तो भेजा था, लेकिन शिवाजी ने उसको लपेट दिया था। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ये था जाना माना, सबको पता ही है, अफजल खान। 38 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। तो यहाँ पर बात कर रहा है वो सांप्रदायिक पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो कम्युनल अवार्ड किसके समय पर आया था, तो बताओ जल्दी से, कम्युनल अवार्ड किस में आया था। तो मैकडोनल्ड जो है, रैमजे मैकडोनल्ड, ये कम्युनल अवार्ड लेके आए थे। इसमें क्या था कि हिंदुओं में दलितों को अलग कर देना, तो इसको लेकर गांधी जी ने अनशन भी किया था। उसके बाद गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इकोलॉजी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो इकोलॉजी जो तंत्र है उसकी संकल्पना किसने दी थी। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंसले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि परिस्थिति के जनक कौन है। तो परिस्थिति इकोलॉजी के जनक किसे बोला जाता है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो ये अर्नेस्ट हैकल है। कौन है अर्नेस्ट हैकल, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है। तो केंद्र सरकार जो होती है ना, अपने मतलब बजट जो पारित करती है, तो बजट में सबसे ज़्यादा खर्च किस पर होता है। तो ये आपका ब्याज भुगतान पर ही हो जाता है। समझ लो कि इतना रक्षा पर नहीं होता है, दान पर नहीं होता है, सामाजिक सेवाओं पर नहीं होता है, जितना ज़्यादा ब्याज पर होता है। तो 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कर्ज, तो इसलिए कर्ज बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, कर्ज नहीं लेना चाहिए, वरना ब्याज भरते भरते पूरी इकोनॉमी डूब जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 की राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय जल विकास, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ देते हैं। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, 1982 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 के निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर एक मुक्त व्यापार जगह नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। 44 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। IDBI, ICICI। अगला देखते हैं ऑप्शन कि मुद्रा व्यापार सहयोग निधि या भारतीय रिजर्व बैंक। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी। तो भारतीय रिजर्व बैंक व्यापार नहीं करती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति संभालने का काम करती है RBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46 के भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में
अनुच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अनुच्छादित कुल वर्षों की संख्या किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनुच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है, 6 है, 5 है, 7 है या 3 है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर कुल वर्षों की संख्या कितनी है, तो 7 वर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो 47 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलोरा हो गया, अजंता हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछाते हैं। तो 47 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, तो एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो भी पूछ सकते हैं किसने बनवाया था, कमेंट करके बताओ किसने बनवाया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया, सिंधु का, शतुद्री का, सरस्वती का या गंगा का। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। तो जो देवनागरी लिपि है आधुनिक, वो किस से निकल कर आई है, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई है। 49 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 50 क्वेश्चन नंबर, रामानुज के अनुयायी क्या कहते हैं। तो रामानुज जो थे वो रामानुज के जो अनुयायी थे उनको क्या बोलते हैं, तो ये अद्वैतवादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अद्वैतवादी बोला जाता है। इसका जो ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार पूछ देते हैं क्योंकि कल्चरल क्वेश्चंस आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बन गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे पुराना कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो 51 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वीणा, जो हमारी गॉडेस सरस्वती लिए रहती हैं। तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका केरल में। ठीक है, केरल से ही वो निकले थे। फिर उन्होंने आदि शंकराचार्य ने क्या करा, 4 मठों की स्थापना करी थी। तो इस चीज़ ध्यान रखना, 4 मठों की स्थापना की थी। चारों मठों के नाम कमेंट करके बताओ अगर पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो जो सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण का काम कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये करता है आपका 53 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कानून के समक्ष समानता, चाहे कोई भी इंसान हो, सब कानून के सामने बराबर हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो। तो 53 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 54 है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो कौन सा ऐसा जल संयोजी है, मतलब यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो सबने मैप अगर पढ़ा है तो उसको पता होगा, वास्ट पेरस तो है नहीं, जिब्राल्टर, बेरिंग, डोवर। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ना, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी। तो जिब्राल्टर जल संधि जो होती है वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से, और यही अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। तो ध्यान रखेंगे 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि कहाँ पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो नेशनल हाईवे है ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो 55 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, झांसी में ही एक दूसरे को काटते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो बहुत ज़्यादा है, -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पर। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, बरखोयास, की आपका रशिया में है। 56 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंट्री हैं जो तेल के मामले में काफ़ी आगे रहती हैं, तो इनमें से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो देखो, अल्जीरिया में तो तेल होता है भाई, इंडोनेशिया में भी होता है, यूएई में भी होता है, चाइना में तेल नहीं होता है ना, चाइना किसी को तेल देता है। तो 57 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 की कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा डाल देते हैं, ये कुल्लू घाटी कौन से पर्वत श्रृंखला के बीच में है। तो धौलाधर या पीर पंजाल में है, धौलाधर, पीर पंजाल या रणज्योति, नाग टिब्बा। तो ध्यान रखो इसका राइट आंसर क्या होगा, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में ही आपकी कुल्लू घाटी है। ठीक है, तो 58 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पेस मेकर का क्या अर्थ होता है। तो पेस मेकर क्या काम करता है, यह स्पंदन कम करता है। तो पेस मेकर होता क्या है, सबसे पहले बताओ जल्दी से, और पेस मेकर क्या काम करता है। तो पेस मेकर हार्ट के लिए होता है, ये स्पंदन को समायोजित करता है। क्या करता है, स्पंदन को समायोजित करता है, हृदय के हार्ट बीट को। तो 59 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था। तो भारत में जो माला नहर तंत्र है, बहुत सारे लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, जो अच्छा पढ़े हैं उनको पता होगा ये। तो भारत में माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था। तो 60 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, विश्वेश्वरैया साहब ने इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है।
तो कर्क रेखा से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सीआरपीएफ के पेपर चल रहे हैं उसमें से भी पूछा गया है इसमें। तो कौन सा कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर है? अगर तला, गांधीनगर, उज्जैन है या जबलपुर है, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो 61 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। कर्क रेखा सबसे नजदीक जो आपका शहर है वो कौन सा है? उज्जैन। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? ये अभी हम ज्योग्राफी का सेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने पढ़ा रखा है बाकायदा धारवाड़, कुड़प्पा की चट्टानों के बारे में। तो वहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको कि 62 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? झरिया। तो झरिया जहाँ जो है वहाँ पर कोयला के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। नहीं पढ़ा तो देख लो जाके। क्वेश्चन नंबर 63 के निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नदियाँ दी हैं, शहर दिया है। तो कोटा में क्या चंबल नदी बहती है? बिल्कुल सही है। क्या आपका भुवनेश्वर महानदी है? बिल्कुल सही है, दोनों ही उड़ीसा में है। जबलपुर में नर्मदा बहती है? बिल्कुल। क्या सूरत ताप्ती? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। जल्दी बताइए, क्या सूरत में ताप्ती नदी बहती है? सम्मिलित नहीं, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर, नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। आगे हम बात करते हैं, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक कहाँ कहाँ होता है चीनी का उत्पादन? तो ध्यान रखेंगे 164 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका तमिलनाडु है। तो ये चीनी उत्पादक राज्य है सबसे ज़्यादा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 की इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ होता है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? हरि के बैराज। तो हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा था, इसको लेकर तो बहुत बार टीवी में बहस होती रहती है सावरकर साहब के ऊपर। तो वी डी सावरकर जो है ना, उन्होंने इसका गठन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 की कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो सबसे ज़्यादा और कार्बन अंश किसमें होता है, मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है, लिग्नाइट, पीट या बिटुमिनस होता है। तो जल्दी से बताएंगे, 67 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ईसा पूर्व मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब महाजनपदों का उदय हो रहा था तो उस समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था जो उभर कर आया था? गंधार था, कंबोज, काशी या मगध? तो 68 का सबको पता ही होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध साम्राज्य निकल कर आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 69 की कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट C60 जो होता है, इसे कौन सी रेज निकलती हैं? तो 69 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गामा। तो इस प्रकार से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये 19 नंबर हमारा प्रैक्टिस सेट है, 18 हम खत्म कर चुके हैं। ये प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से बने, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखो, ये लगा लोगे तो मजा आ जाएगा। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।